नमस्कार सभी को। तो देखिए यहाँ पर हम लोग 40 मल्टीपल चॉइस को डिस्कस करेंगे और ये जो क्वेश्चंस होने वाले हैं सीटेट एग्जाम के हैं, जो साइंस का पेपर आता है उसके एमसीक्यूज होंगे। 30 एमसीक्यूज हम लोग टॉपिक के लेके और 10 एमसीक्यूज इसी के पेडागोजी के जो क्वेश्चंस आते हैं वो रहेंगे। तो पहला फूड टॉपिक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य घटक शरीर की मरम्मत करने में सहायक है? तो देखिए शरीर की मरम्मत करने में जो सहायक होता है ये कौन सा घटक होता है ये बताना है। तो कार्बोहाइड्रेट नहीं है, ये प्रोटीन होता है। ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है जब चोट वोट लग जाती है तो आपसे कहा जाता है दूध पीना चाहिए, अंडे खाने चाहिए, मतलब प्रोटीन वाली चीजें जो है वो खानी चाहिए। ठीक है, तो एग हो गया, अंडे हो गए, सब थोड़ा सा खाना चाहिए। अंकुरित दालों में किस पोषक तत्व की मात्रा बढ़ जाती है? तो अंकुरित दालों में अगर देखा जाए तो कौन सा ऐसा पोषक तत्व होता है जिसकी मात्रा ज्यादा हो जाती है? तो ये बताना है आपको। तो प्रोटीन जो है, अंकुरित अगर कोई चीज है, जैसे अंकुरित जो दालें होती हैं या अंकुरित चना जो होता है, उसमें प्रोटीन जो होता है वो अपने आप से बढ़ जाता है। भोजन को धोना आवश्यक है क्योंकि, अब देखिए भोजन जो है उसको क्यों धोना चाहिए? जो वेजिटेबल्स होते हैं, सब्जियां होती हैं, उसको क्यों धोना चाहिए? स्वाद बढ़ता है नहीं, गंदगी व कीटाणु हटते हैं, ये बिल्कुल ठीक है, सबको पता होगा इसका आंसर। दूध किस प्रकार का खाद्य स्रोत है? अब देखिए दूध जो है वो किस प्रकार का खाद्य स्रोत है? तो पौधों से नहीं प्राप्त होता है दूध, ये मेनली जंतुओं से प्राप्त होता है। एनिमल से, जो जानवर है वो दूध देते हैं, जैसे गाय हो गई, भैंस हो गया, ठीक है, बकरी हो गई। तो इसीलिए दूध जो है वो खाद्य स्रोत है, कैसा? जंतुओं से प्राप्त होने वाला। ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो हम लोग को एनर्जी मिलती है वो कहाँ से आती है? मेनली एनर्जी पूछा गया है इसमें। तो प्रोटीन नहीं है मेन सोर्स, और विटामिन भी नहीं है, कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल सही है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है इसमें। अब दैनिक उपयोग की सामग्री से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। लकड़ी और लोहे में मुख्य अंतर है। अब देखिए लकड़ी और लोहे में अगर मुख्य अंतर अगर आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा? तो पहला दिया गया है रंग, दूसरा कठोरता, तीसरा घुलनशीलता और चौथा चमक। तो देखिए इसमें अगर आप देखेंगे तो रंग जो है वो दोनों का अलग अलग भी हो सकता है, एक भी हो तो मतलब इसमें तो कोई खास अंतर नहीं दिखाई पड़ेगा। कठोरता भी इसमें सही है। अब देखिए लकड़ी जो है वो कम कठोर होती है, लोहा जो होता है ज्यादा कठोर होता है। और चमक भी अगर आप देखेंगे तो सही है, तो इसमें बी और डी ऑप्शन दोनों के दोनों सही आ जाएंगे। क्योंकि कठोर ज्यादा कौन होती है? लोहा जो है वो ज्यादा कठोर है लकड़ी के कंपैरिजन में। और चमक अगर आप देखेंगे, लोहे में चमक होती है, लकड़ी में चमक खास नहीं होती है। ठीक है, रंग पे कोई ऐसा मतलब ऑप्शन इसमें नहीं मिलेगा। निम्न में से कौन सा जल में डूबेगा? तो कौन इनमें से जल में डूब जाएगा ये आपको यहाँ पर बताना है। तो लकड़ी नहीं डूबती है, थर्मोकोल भी नहीं डूबता है, पत्थर जो है जो डूब जाता है। सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। ठीक है, और डूबता कब है? जो उसका डेंसिटी जो है अगर पानी से ज्यादा होगी तो वो पानी में डूब जाएगा, कोई भी सब्सटेंस है। दैनिक जीवन में प्लास्टिक से अधिक उपयोग से समस्या है। अब देखिए प्लास्टिक का अगर ज्यादा उपयोग हो रहा है तो उससे क्या समस्या आती है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो पहला दिया गया हल्का होना नहीं, सस्ता होना नहीं, अपघटित ना होना। तो ये डिग्रेड नहीं होती है, खत्म नहीं होती है, और धीरे धीरे करके मृदा पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन जिसको कहते हैं, और अलग अलग तरीके के पोल्यूशन ये क्रिएट करती है। पारदर्शी पदार्थ का उदाहरण है। देखिए पारदर्शी का मतलब होता है जिसके आर पार देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई ग्लास है, कांच है, ठीक है, तो कांच के इस तरफ अगर आप लाइट डालेंगे तो वो उस पार हो जाएगी। ठीक है, तो यही पूछा गया, तो कांच इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि ग्लास होता है। आगे बढ़ते हैं। कौन सी सामग्री विद्युत का सुचालक है? मतलब गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। विद्युत मतलब इलेक्ट्रिसिटी को जो पास होने देगी। प्लास्टिक नहीं पास होने देती है, लकड़ी भी नहीं पास होने देती है, रबर भी नहीं पास होने देती। तांबा जो है, तांबा मतलब कॉपर, आपको इंग्लिश में भी दिया सकता है कॉपर। ठीक है, तो याद रखिएगा कॉपर मतलब तांबा होता है। तो ये गुड कंडक्टर होता है। ठीक है, अब द वर्ल्ड ऑफ लिविंग से रिलेटेड क्वेश्चंस पे आते हैं। पौधे भोजन बनाते हैं इसलिए उन्हें कहा जाता है। देखिए पौधे जो होते हैं वो अपना भोजन खुद ही बना लेते हैं, तो इसलिए इनको क्या कहा जाता है पौधों को? तो ये उपभोक्ता है। बिल्कुल गलत, उपभोक्ता मतलब कंज्यूमर जैसे हम लोग हैं। अब घटक भी नहीं, उत्पादक, ये प्रोड्यूसर्स होते हैं। उत्पादक मतलब प्रोड्यूसर होते हैं ये। ठीक है, और देखिए एक और चीज याद रखिएगा, जो पौधे भोजन बनाते हैं वो किस वजह से बनाते हैं? मेनली जो हरे पौधे होते हैं उनमें क्लोरोफिल होता है। ठीक है, क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल की मदद से भोजन बनता है, बात याद रखिए। श्वसन की प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य है।
देखिए श्वसन की जो प्रक्रिया है, जो रेस्पिरेशन करते हैं हम लोग, उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? भोजन बनाना नहीं होता है, ऊर्जा प्राप्त करना होता है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। मेनली एनर्जी हम लोग को मिलती है शरीर में इसी से। वृद्धि करना गलत है, अपशिष्ट हटाना ये भी गलत है। ठीक है, निम्न में से कौन सा जीवित की विशेषता नहीं है? तो कौन सा इसमें जीवित की विशेषता नहीं है? तो वृद्धि होना, अगर वृद्धि हो रही तो इसका मतलब पर्सन जीवित है, बिल्कुल ठीक है। श्वसन भी होना जीवित की विशेषता है, गति होना भी जीवित की विशेषता है, चमक होना जीवित की विशेषता नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि चमक है तो वो जीवित है, चमक नहीं है तो वो मर चुका है, ऐसा कुछ नहीं है। तो डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, ये सब हटा देते हैं जिससे कंफ्यूजन ना हो। डी ऑप्शन इसमें सही है। आगे बढ़ते हैं, मेढक का जीवन चक्र दर्शाता है। अब मेढक का जो जीवन चक्र है, जो लाइफ साइकिल है, वो क्या दर्शाती है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ये अनुकूलन नहीं दर्शाती है, मेटामॉर्फोसिस मतलब कायांतरण जो है, काया किस तरीके से उसकी चेंज हो रही है। पहले अगर आप देखेंगे तो उसकी पूंछ होती है, फिन्स होते हैं, बाद में टांगे निकल आती हैं, तो इसको मेटामॉर्फोसिस भी कहते हैं। तो ये कायांतरण है, काया में चेंज आ रहा है उसके, तो ये दर्शाती है। अब आते हैं मूविंग थिंग्स पीपल एंड आइडियाज, गति से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। स्थिर वस्तु का उदाहरण है, मतलब जो रुकी हो, तो चलती ट्रेन नहीं, उड़ता पक्षी भी नहीं, मेज भी नहीं। बहता पानी स्थिर वस्तु का उदाहरण पूछा ना, तो मेज जो है वो स्थिर है। ठीक है, मेज मतलब रुकी होगी, स्थिर है। वस्तु की गति बदलने के लिए आवश्यक है। अब देखिए किसी भी वस्तु, कोई वस्तु है, उसकी गति को चेंज करना है तो उसके लिए क्या चीज आवश्यक होती है? रंग नहीं, उसके लिए बल आवश्यक होता है, फोर्स उसके लिए आवश्यक होगा। अगर फोर्स लग रहा है किसी भी बॉडी पे तो वो चलने लग जाएगी, और अगर फोर्स नहीं लग रहा है तो वो, उसकी गति हमेशा वही रहेगी। अब करंट और सर्किट पे आते हैं। इस पे देखिए क्या कहा गया, बंद परिपथ में विद्युत धारा। अब अगर क्लोज्ड सर्किट है तो उसमें विद्युत धारा कैसी होगी? नहीं बहेगी, नहीं। अगर खुला हुआ परिपथ होता, सर्किट अगर ओपन होता, तो ना बहती। ठीक है, आंशिक बहती है भी गलत है, पूरी बहती है। तो एक बंद परिपथ को क्या कहते हैं? क्लोज्ड सर्किट कहते हैं। तो क्लोज्ड सर्किट में क्या होता है, जो करंट होती है वो पूरी आसानी से बहती है। बल्ब जलने के लिए आवश्यक नहीं है, तो बल्ब जलने के क्या चीज होना जरूरी नहीं है? सेल होना जरूरी है, तार होना भी जरूरी है, स्विच होना। चुंबक का कोई काम नहीं बल्ब जलने में, तो डी ऑप्शन इसमें ठीक है। मैग्नेट्स पे आते हैं। इसमें कहा गया चुंबक का वह भाग जहां आकर्षण अधिक होता है। जैसे मान लीजिए कि चुंबक है, ये हमारा एक बार मैग्नेट है, ये आपको पता होगा, ये नॉर्थ पोल है, ये मान के चलिए साउथ पोल है। तो जहां पर अट्रैक्शन, जहां पर फोर्स सबसे ज्यादा होता है, उस पोर्शन को क्या कहते हैं? तो यही पोर्शन कहलाता है, मतलब इसको पोल कहते हैं। एक नॉर्थ पोल हो गया, दूसरा साउथ पोल हो गया। तो यहाँ पे जो आकर्षण होता है सबसे ज्यादा होता है। पोल मतलब ध्रुव। सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। निम्न में से कौन सा चुंबकीय पदार्थ है? तो चुंबकीय पदार्थ इनमें से कौन सा है? लोहा है। ठीक है, लोहे के अलावा बता देते हैं, कोबाल्ट भी होता है। ठीक है, निकल भी होता है। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। फेकोनी जो है, ये तीनों के तीनों क्या है? चुंबकीय पदार्थ होते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, नेचुरल फिनोमेना से रिलेटेड, प्राकृतिक घटनाएं से रिलेटेड अब क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे। इसमें कहा गया दिन और रात का कारण है। अब देखिए दिन और रात जो होती है वो किस वजह से होती है? तो दिन और रात के पीछे जो रीजन है वो पृथ्वी का घूर्णन है। मतलब पृथ्वी जो है अपनी एक्सिस पे क्या करती है? घूमती है। ठीक है, और किधर से किधर घूमती है? वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूमती है, ये भी बात याद रखिएगा। वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूमती है। ठीक है, मतलब पश्चिम से पूरब की तरफ घूमती है। वर्षा का मुख्य कारण है, तो वर्षा किस वजह से होती है? तो वाष्पीकरण और संघनन की वजह से होती है, यही बिल्कुल सही है। तो इवापोरेशन हो गया, कंडेंसेशन हो गया, ये मेनली रीजन होता है वर्षा होने का। नेचुरल रिसोर्स के भी क्वेश्चंस हैं, जैसे प्राकृतिक संसाधन के। नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण, नवीकरणीय मतलब होता है रिन्यूएबल। ठीक है, जिसको दोबारा मतलब रिन्यू किया जा सकता है उसको नवीकरणीय कहेंगे, और यह है सौर ऊर्जा। बाकी कोयला जो है बहुत टाइम लगेगा, तो ये गलत है। पेट्रोलियम में बहुत टाइम लगता है रिन्यू होने में, प्राकृतिक गैस में भी बहुत ज्यादा टाइम लगता है, लेकिन सी ऑप्शन इसमें सही है। जल संरक्षण का सर्वोत्तम तरीका है, तो जल को बचाने का, संरक्षित करने का सबसे सही तरीका क्या होता है? अधिक उपयोग करना बिल्कुल गलत, वर्षा जल संचयन ये बिल्कुल ठीक है। नदियों को ढका नहीं जा सकता, बांध तोड़ना बिल्कुल ही गलत है। जीवाश्म ईंधन है, तो जीवाश्म जो है कैसा ईंधन है ये बताना है आपको। तो मतलब इनमें से जीवाश्म ईंधन जो है फॉसिल फ्यूल कौन सा है? तो लकड़ी फॉसिल फ्यूल नहीं है, गोबर गैस भी नहीं। गोबर गैस में याद रखिएगा पूछा जा सकता है सबसे ज्यादा
कौन-सी गैस होती है? तो मीथेन होती है और मीथेन ही सीएनजी में भी सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है? और अगर एलपीजी आ जाए कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस में सबसे ज़्यादा कन मतलब कौन-सा कंपोनेंट होता है, तब आप ब्यूटेन बोलेंगे, ठीक है? ब्यूटेन लिखेंगे वहाँ पर, ब्यूटेन टिक लगाएँगे, ठीक है? तो दोनों बातें याद रखिएगा। तो इसमें जीवाश्म ईंधन है, तो कोयला जो है, ये एक फॉसिल फ्यूल होता है। अब पेडागोजी से रिलेटेड इसी में क्वेश्चंस आ जाएँगे। हम लोग मेनली जो पेडागोजी क्वेश्चंस है 15 हैं, यहाँ पे 20 गलती से लिख गया, 15 क्वेश्चंस हैं, ठीक है? प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है, तो प्राथमिक मतलब प्राइमरी लेवल पे जो विज्ञान को पढ़ाना चाहिए, वो उसके पीछे जो मेन रीज़न है वो क्या है? वैज्ञानिक बनाना नहीं, तथ्यों को रटना नहीं, जिज्ञासा विकसित करना, उनके अंदर क्यूरियोसिटी का विकास करना। सी ऑप्शन सही, चाहे प्राइमरी लेवल हो, चाहे जूनियर लेवल हो, दोनों में यही रीज़न होता है। विज्ञान की प्रकृति है, विज्ञान की प्रकृति कैसी होती है? स्थिर नहीं होती है, रटने योग्य भी नहीं, खोज-परख होती है। सब देखिए कितने आसान से क्वेश्चंस होते हैं और ऐसे ही क्वेश्चन सीटेट में भी आते हैं। हमने आपको पेपर जो कराया है, उसमें भी आप जाके देख सकते हैं। 28th क्वेश्चन कह रहा है विज्ञान को अन्य विषयों से जोड़कर पढ़ना कहलाता है। देखिए विज्ञान जो है उसको अगर अन्य विषयों से आप जोड़ रहे हैं तो इसको क्या कहा जाएगा? तो एकीकृत दृष्टिकोण इसको कहा जाएगा। तो बी ऑप्शन सही है इसमें। सीखना करके मतलब लर्निंग बाय डूइंग सिद्धांत जुड़ा है। तो लर्निंग बाय डूइंग जो है ये सिद्धांत जो है वो किससे जुड़ा हुआ है? ये यहाँ पर आपसे बताना है आपको। तो व्याख्यान विधि से नहीं, प्रयोग विधि से। तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। अवलोकन कौशल विकसित होता है। अब देखिए अवलोकन कौशल जो है ये कैसे विकसित होगा? तो नोट से नहीं विकसित होगा, प्रयोग से विकसित हो जाएगा ये। बी ऑप्शन ठीक है। विज्ञान शिक्षण में प्रयोगों का उद्देश्य है। देखिए विज्ञान के शिक्षण में जो प्रयोग होते हैं, जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, उनका उद्देश्य क्या होता है? समय नष्ट करना नहीं, अवधारणाओं को स्पष्ट करना। जैसे आपने कोई चीज़ बोली, तो उसके दिखा देंगे जब एक्सपेरिमेंट्स करके तो बच्चा आसानी से उसको समझ जाता है, तो यही मेन उसका रीज़न होता है एक्सपेरिमेंट्स कराने का। नवाचार का अर्थ है तो इनोवेशन आपसे पूछा सकता है, नवाचार पूछा सकता है। इसका क्या अर्थ होता है ये बताना है आपको। पुरानी विधि नहीं, एक नई सोच, ठीक है? नया तरीका किसी चीज़ को बनाने का या कोई काम करने का, उसी को नवाचार कहते हैं। विज्ञान शिक्षण में शिक्षण सहायक होने चाहिए। अब देखिए शिक्षण सहायक होने चाहिए किस तरीके के शिक्षण सहायक मतलब जो जो भी मटेरियल होता है जो आप लेके जाते हैं पढ़ाने के लिए वो कैसे होने चाहिए पूछा गया है आपसे। तो ये महँगे नहीं होने चाहिए, पाठ्य पुस्तक आधारित भी नहीं, स्थानीय व सरल होने चाहिए। तो सी ऑप्शन सही है। संज्ञानात्मक क्षेत्र का संबंध है, तो संज्ञानात्मक क्षेत्र जो है इसका संबंध किससे है, ये बताना है आपको। तो ये भावनाओं से नहीं होता, क्रियात्मक कौशल से भी नहीं, ज्ञान से होता है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। मनोदैहिक साइकोमोटर क्षेत्र का संबंध है। अब देखिए मनोदैहिक या साइकोमोटर क्षेत्र की बात करी जाए तो इसका संबंध किससे होता है? सोच से नहीं होता है, साइकोमोटर मतलब हाथों के कौशल से होता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। भावात्मक क्षेत्र जुड़ा है। अब देखिए भावात्मक जो क्षेत्र है वो किस चीज़ से जुड़ा हुआ है? ज्ञान से नहीं जुड़ा है, कौशल से नहीं, दृष्टिकोण व मूल्य से जुड़ा हुआ है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। सतत मूल्यांकन का उद्देश्य है, जो सीसीई है, कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंटीन्यूअस इवैल्यूएशन या सतत मूल्यांकन कहा जाए, ठीक है? तो ये इसका उद्देश्य मेनली क्या होता है, ये बताना है आपको। तो अंतिम परीक्षा नहीं, निरंतर प्रगति देखना। तो किसी भी बच्चे में निरंतर प्रगति को देखते रहना, किस तरीके से वो प्रगति कर रहा है, किस तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है, उसके शैक्षणिक विकास किस तरीके का हो रहा है, ये देखने के लिए सतत मूल्यांकन का ज़रूरत होती है। आगे बढ़ते हैं 38 में कह रहा है, विज्ञान पढ़ाने में सबसे बड़ी समस्या क्या है? ठीक है, तो सबसे बड़ी समस्या विज्ञान पढ़ाने में क्या होती है? विषय कठिन होना नहीं, प्रयोगशाला की कमी, ये बिल्कुल ठीक है। अभी भी आप देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे स्कूल्स हैं, खासकर सरकारी स्कूल है, जहाँ पर एक्स लैब्स नहीं है, प्रयोगशालाएँ जहाँ नहीं है, तो ये बहुत बड़ी समस्या होती है। उपचारात्मक शिक्षण आवश्यक है जब। अब देखिए उपचारात्मक शिक्षण जो होता है ये कब आवश्यक होता है? बच्चा तेज हो नहीं, बच्चा पिछड़ रहा हो। जब बच्चा पिछड़ रहा होता है तब ये उपचारात्मक शिक्षण जो होता है ये आवश्यक होता है। उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य है, तो इसका उद्देश्य क्या होता है उपचारात्मक शिक्षण का? तो ये जो उद्देश्य होता है दंड देना नहीं होता है, जो गलतियां हो रही है उस बच्चे की उसको अलग से सुधार करना, ये उसका मेनली उद्देश्य होता है। अलग से टाइम देना जिससे उस पे थोड़ा सा और सुधार आ सके।
तो ये 40 क्वेश्चंस थे जो हम लोग ने डिस्कस किए। इसके अलावा और भी बहुत सारे एमसीक्यूज हैं जो प्लेलिस्ट में लगे हैं, आप जाके देख सकते हो, अपना रिवीजन अच्छे से कर सकते हैं। अभी के लिए फिलहाल नहीं, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।